तो बेटा आगे देखिए, ये आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपने अच्छे से कर लिया होगा जहां तक है, और आपको समझ में आ भी गया होगा। पार्ट नंबर 1 वही जो हमने एनआई अप्रोच पढ़ा था, नेट इनकम अप्रोच पढ़ा था, क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 में है बेटा वो है एनओआई अप्रोच, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। पहले वाला क्या था, नेट इनकम अप्रोच यानी एनआई अप्रोच थी। अब हमारे पास है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, क्लियर। देखो क्या है बेटा ये, द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच, यानी ये उल्टा है एक तरह से, मतलब उसके जो उसने बातें बोली थी ना उससे थोड़ा अलग टाइप की बातें बोलता है, इसलिए हम उसका अपोजिट बोल देते हैं। पूरी तरह से अपोजिट तो नहीं है, बट ये कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो कि उससे अलग होगी, है ना, बिल्कुल उल्टा चल रही होगी। तो इसने बोला नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी फर्म की जो मार्केट वैल्यू होती है, क्या चीज, फर्म की जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लो, या फिर पीबीआईटी लिख लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। साथ ही साथ और किस पे डिपेंड करती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है, ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है। किस चीज के अपोजिट है, नेट इनकम अप्रोच के। पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू है फर्म की वो डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करेगी दो चीजों पे। पहला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल लो, ठीक है ना। और दूसरा ये डिपेंड करेगी, वो करेगी आपका WACC पे, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, क्लियर हो गया। आगे तो पहला पैरा समझ में आ गया बेटा। दूसरा पैरा देखिए, दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट, इस अप्रोच ने एज्यूम किया कि जो केडी है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। केडी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट एज लीवरेज इंक्रीज, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, जो लिखा एज लीवरेज इंक्रीजेस कॉमा, यानी रिस्क इंक्रीज, जैसे रिस्क इंक्रीज होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होगा ना वो स्टार्ट डिमांडिंग मोर, वो ज्यादा पैसा मांगेंगे। दैट इज जो केयू है ना वो, सॉरी जो केई है ना वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूं पार्ट नंबर 1 ध्यान से देखना। पार्ट नंबर 1 में एनआई अप्रोच ने कहा था कि केई और केडी सेम रहेंगे और केओ गिरेगा। केई और केडी सेम रहेंगे यानी कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम मतलब कांस्टेंट रहेंगे। केई और केडी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और केओ फॉल करेगा। समझ में आ गया। बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है केडी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये तो मैच कर रहा है उसी के जैसा। मगर मतलब जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ाओगे, लिवरेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, स्टार्ट डिमांडिंग मोर, वो ज्यादा मांगेंगे। और ज्यादा मांगेंगे तो जो केई है ना वो आपका क्या कर जाएगा, वो आपका गिर जाएगा। केई क्या हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एज वी मूव टूवर्ड्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ चीपर फंड्स, यानी जैसे जैसे हम चीपर फंड मैंने बताया था, जैसे डिवेंचर ये होते हैं, डेट होता है, वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है, चीपर सोर्स ऑफ फंड माना जाता है, सस्ता होता है। तो जैसे ही हम चीपर फंड्स की ओर जाते हैं तो केओ जो है ना शुड कम डाउन, तो केओ उस टाइम पे गिरता है। जब हम डेट की तरफ ज्यादा जाते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आती है, क्योंकि वो सस्ता है, चीप है ना वो, तो केओ आपका ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप डिवेंचर पे जाओगे तो डिवेंचर सस्ते होते हैं। तो उसने बोला केओ जो है आपका वो कम डाउन होगा। मगर ऑन द अदर हैंड, बट दूसरी तरफ अगर देखें तो केई तो बढ़ रहा है, केई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, जो केओ है ना जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ से वो गिर रहा है, केडी के कारण गिर रहा है, और केई के कारण बढ़ रहा है। तो उसके कारण आपका जो केओ है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। बेटा यहां तक ना समझने की कोशिश करो। आपने एनआई अप्रोच किया था, एनआई अप्रोच में मैंने आपको बताया था केई और केडी कांस्टेंट रहते हैं। ये केई है, ये केडी है, कांस्टेंट रहेगा, और केओ गिरता है। ये था वहां पे। यहां पे ये कह रहा है कि पहले तो ये अप्रोच जो है ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है, ये अपोजिट है टू नेट इनकम अप्रोच। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मार्केट वैल्यू जो फर्म है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, या तो ईबीआईटी के ऊपर एंड साथ साथ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC पे। ये दो ये पैराग्राफ तो बिल्कुल सही है, एकदम अलग से हटके, तो याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 यहां पे ध्यान दो, इसने बोला केडी यहां पे कांस्टेंट रहेगा,
केडी उस वाले में भी कांस्टेंट था, ठीक है ना, मगर जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा तो उस वाले में भी जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, मगर वहां पे केई फिर भी क्या था, साला कांस्टेंट था, यानी रिस्क बढ़ने के बाद भी केई वहां पे ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा था, यही तो था। बट यहाँ पे अपोजिट हो गया, यहाँ पे उसने ठीक उल्टा निकाल दिया, उसने बोला देखो जैसे केडी कांस्टेंट रहेगा चलेगा, बट जैसे लिवरेज बढ़ेगा, जैसे आपका रिस्क बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयरहोल्डर इस बार डिमांडिंग मोर, वो सोचेंगे और वो बोलेंगे मुझे ज्यादा दो, यानी केई बढ़ेगा इस बार। पिछली बार तो बेचारे वो सोच ही नहीं रहे थे, बेवकूफ था, हमने एजम्पशन में भी पढ़ा था कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऐसा फर्क पड़ेगा और वो हम बोलेंगे भाई रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है, मेरे को पैसा ज्यादा दो, कल को कंपनी डूब गई तो इसलिए केई बढ़ जाएगा। तो ये वाला पैरा और ये वाला पैरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है आगे, एज वी मूव टूवर्ड्स, जैसे हम जाते हैं किसकी तरफ जाते हैं, चीपर, जो क्या नाम है, टूवर्ड्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ चीपर फंड्स, यानी जो सस्ते फंड्स हैं उनकी तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे डेट हो गया मैंने बताया था, तो इसके कारण केओ गिरेगा। तो जब आप सस्ती चीज लोगे तो भाई ओवरऑल कॉस्ट तो गिरेगी, बिल्कुल वही कह रहा है, मगर दूसरी तरफ से केई तो बढ़ रहा है ना, अब केई बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या, केओ क्या उससे बढ़ेगा, तो केडी के कारण केओ कम हो रहा था और केई के कारण, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कारण केओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब साला एक तरफ से घट रहा है, एक तरफ से बढ़ेगा भी, तो इसका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे केओ जो है ना वो सेम रहेगा। इस लाइन को प्लीज ध्यान से समझना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब आप चीपर फंड्स की तरफ जाओगे, सस्ते फंड की तरफ जाओगे, तो इसके कारण आपका केओ जो है ना डाउन यानी नीचे जाएगा, क्लियर। मगर केई जो है वो ज्यादा पैसा मांग रहे हैं इक्विटी वाले, तो जो केई आपकी बढ़ रही है दूसरी तरफ से, तो केई बढ़ रही है तो वो केओ को बढ़ाएगी, तो केडी यानी कॉस्ट ऑफ डेट केओ को कम कर रही है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो केओ को बढ़ा रही है। तो इसका जो मेन इफेक्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ना साला ये बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक तरफ से नीचे गिरा रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ से बढ़ा रहा है, तो केओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंक्लूडिंग यानी कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो इसने बोला एक तरीके से, यहाँ पे जितनी बातें लिखी वो ये बोल रही है, मेन बात ये है, दिस थ्योरी टेल्स दैट, ये थ्योरी बता रही है कि देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, किसका, कैपिटल स्ट्रक्चर का, कैपिटल सिस्टम में कुछ भी रख लो, केओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा मेन बात यह है कि केओ आपका कांस्टेंट रहने वाला है, केओ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इन अदर वर्ड्स, नो मैटर व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी यूज, आप कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर रख दो, आप उसमें इक्विटी रखो, प्रेफरेंस रखो, आप डिबेंचर रखो, जो मर्जी रखो, हमें मैटर नहीं कर रहा। आप जो उसने बोला इन अदर वर्ड्स, नो मैटर व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी यूज, आप कुछ भी रख लो, कितना इक्विटी कितना प्रेफरेंस लो, कितना इक्विटी कितना डेट रखना है वो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, जो केओ है, वो फिर भी आपको क्या मिलेगी, सेम, क्योंकि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा केओ के ऊपर, और केओ जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन बेटा वही है, अजम्पशन बोल लो, लिमिटेशन बोल लो, यही लिख के आनी है आपको कि देयर इज नो टैक्स। इसने भी बोला टैक्स होती ही नहीं है, टैक्स नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, मतलब जबकि बेवकूफी है बेटा, टैक्स होता है, मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी यही है। दूसरा इसने बोला ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो केओ है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, केओ आपका इस बार कांस्टेंट रहेगा, इसने ये बोला हुआ एज्यूम किया हुआ है। नंबर 2, और जो केडी है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो भी इसने एज्यूम किया, तो केडी और केओ दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये इसने बोला है। और देयर इज नो टैक्स, टैक्स नाम की वो चीज कोई बला होती नहीं है, इसने ये बोला है। उसके अलावा इसने बोला था यूज ऑफ मोर एंड मोर डेट, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा डेट का यूज करते हो, डिबेंचर का यूज करते हो, है ना, तो ऐसे केस में लिखा है जैसे आप ज्यादा से ज्यादा डेट का यूज करते हो इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसने बोला इंक्रीजेस द रिस्क, तो ये क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है रिस्क, किसका, शेयर होल्डर का। भाई शेयर होल्डर का रिस्क तो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो जब शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दस रिजल्ट इन, इससे इंक्रीज हो जाएगी, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बात को समझना, मैं कंपनी का मालिक हूं और मानो हम सभी ने मानो रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, क्या खरीदे हुए, शेयर्स खरीदे हुए, बहुत सारे शेयर खरीदे हुए, और हम सब कंपनी के मालिक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर का ड्रामा ये होता है, इसको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है, आपको पता ही होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। अब हम सभी कंपनी के मालिक यानी इक्विटी शेयर होल्डर हम, अब कंपनी का अगर रोज क्या नाम है कर्जा ले जा रही है, मान लो कर्जा ले जा रही, कर्जे पे कर्जा ले जा रही, बताओ, तो जब कंपनी कर्जे पे कर्जा ले जाएगी तो हमें भी तो सोचने में आएगी कि भाई बार बार कर्जा ले रही है, कल को कंपनी डूब गई तो कंपनी का पहले जो पैसा यूटिलाइज होगा वो कर्जा देने में ही होगा। हम सबको तो भाई बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठंडन गोपाल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जैसे कंपनी मोर एंड मोर डेट का यूज करती है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो भाई रिस्क शेयर का बढ़ जाता है, हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं भाई एक काम करो, तो हमें अभी से ना, पहले हमें तुम क्या मतलब 100 रुपए देते थे, अब हमें 150, तो मतलब हम ज्यादा मांगेंगे, अभी से ज्यादा मांगना स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारी भरपाई होना स्टार्ट हो जाए, ताकि हमें पैसा मिले।
कल को डूब गई तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाती है। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती हुई दिख रही है। डायग्राम देखो बड़ा प्यारा सा है, एक्स एक्सिस हो गया, जीरो हो गया, वाई एक्सिस हो गया, क्लियर। सेम यहाँ पे मैंने डिग्री ऑफ लीवरेज लिखा था जैसे मैंने लास्ट वाले में लिखा था। उसके बाद वही केई, केडी और केओ तीनों लिए मैंने, वो भी परसेंटेज की फॉर्म में लिए हैं, क्लियर। केओ और केडी यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। सिमिलरिटी देखो, केडी पहले वाले डायग्राम में भी नीचे था, आज इस बार भी नीचे है। यहाँ पे पिछली बार केई था बट इस बार यहाँ पे क्या है, केओ। क्यों? क्योंकि केओ को कांस्टेंट बताया गया इस वाले अजम्पशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो केओ वो कांस्टेंट है, केडी अपनी जगह जैसे पहले वाले में था आज भी ऐसी है। बट केई जो है ना इस बार बढ़ेगा, केई कहां जाएगा, बढ़ेगा, क्लियर हो गया। एक सिमिलरिटी अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर केई था, उसमें भी इसमें भी केई है, बीच में केओ आया था उस वाले में बट गिर रहा था, इसमें भी केओ या तीसरे केडी। तो पैटर्न बेटा यही रहेगा। इसका मतलब आप केडी को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, केई को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जैसे उसी पैटर्न में रहेंगे। केई हमेशा ऊपर रहेगा, फिर केओ आएगा, फिर क्या आएगा, केडी आएगा। तो केई, केओ, केडी, बस पैटर्न क्या था पिछली बार वाले में, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा था कुछ। ये आपका केई था मान लो, ये आपका केडी था, केडी अभी भी नीचे था देखो, और यहां से केओ ऐसा आ रहा था, ये केओ है, ठीक है, इस तरह से। तो केओ बीच में था। तो डायग्राम तो बड़ा आसान सा है, समझ में आ गया होगा। चलो इस पार्ट को भी खत्म करते हैं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो गंदा सा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए बच्चे फर्रे बना के ले आते हैं और पटांग से रट्टा मारते हैं, उसको इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कहीं से घुमा फिरा के लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आसान से आसान कंटेंट आपको मैं दे सकूं। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लो। मिलते हैं फिर तीसरी अप्रोच में, और फिर इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, फिर देखेंगे कब मन करेगा जब वीडियो बनाने का, जब मन करेगा वीडियो बनाएगा तब बनाएंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा।